ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमारी केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने हमारे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पीपीएमईटी के, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है और देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज जीरो पोटेंशियल बिकॉज, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या होता है, जिसको हम शी के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम जीरो क्यों मानते हैं, ठीक है, जीरो पोटेंशियल क्यों लेते हैं हम इसका, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है इसका, पहला, हाइड्रोजन कैन बी मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज। पहले उन्होंने बोला है कि हाइड्रोजन इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से ऐसा बोला है, ठीक है। दूसरा क्या है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इसलिए क्या है, इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है। थर्ड वन क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अज्यूम जीरो, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अज्यूम किया जाता है, जीरो जीरो होता नहीं है बट उसको अज्यूम किया जाता है। और लास्ट वन क्या है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसका जो वेट है वो बहुत कम है, सबसे कम है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो जीरो लेते हैं, ठीक है। एक बार आप सॉल्व करके देखो, फिर हम चेक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते किसको है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जहाँ भी चार्ज जो है डिफरेंस बनता है, मतलब जो दोनों चार्जेस में डिफरेंस आता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि अगर मान लो सॉल्यूशन में हमने एक रॉड लगाई है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, और यही चार्ज के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड ठीक है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसकी कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, यानी कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी का, तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, वो वैल्यूज़ हमें मेंटेन करनी है अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। पहला, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। दूसरा, प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है, तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, ओके। और जो कंसंट्रेशन, यानी कि जो भी हम वो हाइड्रोजन वगैरह ले रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूलर ले रहे हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 मोलर, ओके। वैसे एक बारी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता क्या है, तो आप लिख लो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस it is the potential difference between the metal electrode and
द आयन्स इन द सॉल्यूशन and the ions in the solution। ठीक है, तो ये आपके पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, और ये जो आयन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये जो चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, यही हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, वो कौन बताएगा हमें, चार्ज का डिफरेंस। ओके, तो लेट्स देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या था हमारा, उसको सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी लिखवाना था। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो चार्ज है वो गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं वो इधर n की वैल्यू। ठीक है, और ये ठीक है, जब चार्ज गेन होता है, यहाँ पे कितना था चार्ज m पे 0, वहाँ पे गेन होगा। ठीक है, तो जब भी चार्ज गेन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन का भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। आपका रिडक्शन का एग्जांपल होगा तो आपके रिडक्शन का एग्जांपल है ये, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, चार्ज लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन, चार्ज कम हो रहा है, यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। जब चार्ज बढ़ेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जब चार्ज लूज होगा उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ जीरो पोटेंशियल बिकॉज। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा आपका ठीक है, वो होगा आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अज्यूम जीरो। ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको अज्यूम किया जाता है जीरो, ताकि हम जो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है उसको कंपेयर कर सके दूसरे एटम से। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं दूसरे एटम से, इसलिए जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो अज्यूम किया जाता है। ठीक है, होता नहीं है, अज्यूम किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जिसमें क्या होते हैं, जो एटम्स है वो ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं एटम्स। ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब भी वो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होती है वैसे वैसे जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा आपको इंक्रीज ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होती है जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, पहले ये बोला है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तीसरा क्या है, डिक्रीज ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे रिएक्शन होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। और थर्ड वन आपका शोज इरेगुलर ट्रेंड, यानी कि एक बार रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है फिर कम होती है फिर कांस्टेंट रहती है, यानी कि इरेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, तो एक बार ये आप ट्राई करके देखो।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका रिएक्टेंट है, वो कितनी जल्दी या कितने धीरे से प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है वो कितनी जल्दी या फिर कितने आराम से प्रोडक्ट बना रहा है। यानी कि बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड कितनी है, कितनी वो जल्दी बना रहा है, कितने वो धीरे बना रहा है प्रोडक्ट को, उसी को हम बोलते हैं आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कहाँ पे जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली या फिर इन्वर्सली। ठीक है, तो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो पहला जो आपका होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि जो रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, तो वो जो रिएक्टेंट है उसका नेचर कैसा है, स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सिंपल, तो अगर जो आपका रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और वो स्टेबल नहीं हो पा रहा, अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल है, तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी स्लो, क्योंकि इसको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो स्पीड होगी रेट ऑफ मतलब जो आपकी रिएक्शन की स्पीड होगी वो भी क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्लो। तो पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या आपका? ठीक है, दूसरा आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। जो आपका रिएक्टेंट है उसकी स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि जिस रिएक्टेंट को हम यूज कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गैसेस स्टेट की, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा होता है, लिक्विड से ज़्यादा होता है गैसेस का, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल क्या होते हैं, इजीली मूव हो सकते हैं, तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इनको ब्रेक करने में टाइम क्या होता है, कम लगता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी गैसेस की। ठीक है, फिर लिक्विड की, और फिर उसके बाद सॉलिड की लिक्विड से कम होती है, मतलब सॉलिड की सबसे कम होती है और गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये तो था फिजिकल स्टेट। थर्ड वन क्या आपका? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया कैसा है। थर्ड आपका सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब सरफेस एरिया जो आपके रिएक्टेंट का वो कैसा है, यानी कि जितना ज़्यादा आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया से। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, और उसका अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है। अब फोर्थ है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फोर्थ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो फोटो सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर लाइट वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आप इसके अंदर लिख लेना, सम रिएक्शन डज नॉट
occur during presence of light, presence of light। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ फैक्टर जो अफेक्ट करता है। ऐसे ही फिफ्थ क्या है, कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये रेट ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी आपकी, कम होगी। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमें बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर इन फैक्टर्स में हमें चेंजेस किए तो। ठीक है, ऐसे ही एक और फैक्टर रह गया हमारा लास्ट वन, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो आपके कुछ फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, इंक्रीज ओवर टाइम नहीं, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है रिएक्टेंट को धीरे धीरे ब्रेक करा रहा है, तो इंक्रीज तो नहीं होगी रेट ऑफ रिएक्शन। रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड वन क्या आपका, डिक्रीज ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है थर्ड वन। और डी क्या है, शो इरेगुलर ट्रेंड, नहीं रिएक्शन कभी भी इरेगुलर ट्रेंड शो नहीं करती। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है, डिक्रीज ओवर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ट्रांजिशनल मेटल्स आर इफेक्टिव कैटलिस्ट ड्यू टू। ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं हमारे वो इफेक्टिव कैटलिस्ट क्यों होते हैं, ऐसी क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो अच्छे से कैटलिस्ट का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स एक बार आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्राई करके देखो। ओके लेट्स स्टार्ट। पहला इसके कुछ आपको ट्रांजिशनल मेटल्स के बारे में बता देती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आंसर इसका होगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं ट्रांजिशनल मेटल्स। तो इन मेटल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इनको कैटलिस्ट बनाते हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है, इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। ठीक है, इनका सॉलिड सरफेस होने की वजह से ये जो आपके ट्रांजिशनल मेटल है ये सुटेबल होते हैं रिएक्शन के लिए, यानी कि इजीली क्या है, सुटेबल हो जाते हैं रिएक्शन के लिए। सुटेबल फॉर रिएक्शन। ठीक है, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है इनकी, सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी, यूज द डी इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं। डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनका यूज करके क्या है, ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब आपको डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10।
इनके पास d ऑर्बिटल होता है। अब ये जो d ऑर्बिटल है या तो क्या करेंगे, इसको फुल फिल करेंगे या फिर हाफ फिल करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है, कुछ हाफ फिल नहीं हो पा रहे, इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये गेन कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि इनके पास d ऑर्बिटल है और ये इसको प्रॉपर हायर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या तो हाफ फिल करेंगे या फुल फिल करेंगे या फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देंगे या फिर गेन कर लेंगे या फिर डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका जो ऑक्सीडेशन, इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल मीन्स चेंज होती रहती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या है, डोनेट करता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये और जैसे मान लो अब ये M2+ था एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये और प्रोवाइड कर देगा तो ये M6+ हो जाएगा, यानी कि जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, इनको हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या ऑप्शन दिया हमें। पहला ऑप्शन क्या है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इनकी, इसलिए। दूसरा क्या है, कलर्ड आयंस होते हैं। थर्ड क्या है, पैरामैग्नेटिज्म होते हैं। और फोर्थ वन क्या है, मैनी ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मल्टीपल है, यानी कि अगर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, तो ये और भी दे सकते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो सकती है, 4+ हो सकती है, 5+ हो सकती है, ठीक है, 6+ हो सकती है, ओके। तो इसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल होती है, मल्टीपल या फिर वेरिएबल। और दूसरा अभी हमने पढ़ा था, जो इनका स्ट्रक्चर सॉलिड या फिर कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से इनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसपे चार्ज प्रेजेंट नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, एक बार बताओ, एक बार चेक करो आप। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है, सबसे पहला आपका ऑप्शन क्या है, H2O, ठीक है, फिर क्या है NH3, फिर क्या है ONO- और फिर क्या है CO, ठीक है, ONO-Ni, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा अभी, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इनमें से किस पे चार्ज है, इस पे, और इन्होंने क्या बोला है, इनमें से कौन सा ऐसा नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो इस पे चार्ज है तो ये न्यूट्रल लिगेंड में नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। इसको हम क्या बोलते हैं, जिन पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक लिगेंड, ओके। तो ये आयोनिक लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ओके। तो इसका आंसर होगा वो होगा C, ONO-। चलो